हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी बीएड की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिखे बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारी वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, वर्ग साइंस, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर फर्स्ट पेपर में हिंदी के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको टारगेट ये रखना होगा 50 में 50 प्रश्न का। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ला सकते हो। और यहाँ पर बात ये आती है कि भाई क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न पत्र भी आपको मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी एक मॉडल पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा। और आपको हिंदी की कंप्लीट तैयारी के लिए कौन सी बुक परचेस करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट बुक है, यहाँ से आपको ये भी जानने को मिलेगा। तो पहले हम लोग एक प्रश्न पत्र लगाएंगे और उसके बाद में आपको बेस्ट बुक बताएंगे कौन सी बेस्ट बुक होगी जो आपको परचेस करनी चाहिए अगर आपको हिंदी में कोई भी समस्या हो रही है। और यहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी मिलेगी करने को, यानी हिंदी के 50 प्रश्न आपको आते हैं तो अच्छी बात है। आप कर पा रहे हो, कितने कर पा रहे हो एग्जाम में, ये नहीं कहता हूँ। आप जब 100% अपनी तैयारी करोगे तो ही एग्जाम में आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। यहाँ पर जब आप टारगेट लेकर के चलोगे कि हमें 50 में से 50 हिंदी में सही करके आने हैं, ठीक है, तो कहीं जा कर के आप 42 से 45 क्वेश्चन हिंदी में सही कर पाते हैं, ठीक है। वहीं ये इसके साथ साथ आपका जो पहला पेपर होता है वो जीके के भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीके में लगभग कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, 30-35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि जीके में कहाँ से क्या क्या पूछा जाए, कहाँ से कितना पूछ लिया जाए, ये पता चला आपने जो पढ़ा उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। तो नहीं पूछा गया तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ क्वेश्चंस आपको आते नहीं होंगे, आते भी होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि आप जिसमें ज़्यादा अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं उसमें ज़्यादा मेहनत करिए और साथ ही साथ जीके में भी मेहनत करिए। ऐसा नहीं कहते मेहनत मत करिए, उसमें करिए, उसमें रेगुलर मेहनत करिए आप, ठीक है, टाइम दीजिए। चलिए, तो पहले यहाँ पर हम लोग क्या है, फर्स्ट पेपर की बात कर रहे थे। तो फर्स्ट पेपर में हिंदी का 50 प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखें कैसा प्रश्न पेपर जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। और बुक की बात रही तो बुक आपको एंड पे सारी बुकें मैंने यहाँ पर ली हुई हैं। जो बेस्ट बुक है आपके लिए है स्पेशली फॉर बीएड एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने से यूपी SSC के थ्रू वीडियो एग्ज़ाम हो गया या लेखपाल एग्ज़ाम हो गया, और भी अन्य परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, SSC GD वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उस बुक से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि आप और आपसे जुड़े हुए लोग देख पाएँ, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेकर के 4 तक के जो क्वेश्चन, मतलब एक आपको गद्यांश मिलेगा, एक आपको पैसेज मिलेगा। आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी करिएगा 50 क्वेश्चन, या इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश के 50 क्वेश्चन मिलेंगे करने को, ठीक है। तो मैक्सिमम हिंदी के ही स्टूडेंट होते हैं, तो फिर यहाँ पर मैं हिंदी का आपको प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ, बाकी इंग्लिश का भी करवा दूंगा। तो 1 से 4 तक के क्वेश्चन आपको गद्यांश पढ़ करके उन प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चौथे के बाद में हम लोग आते हैं 5वें नंबर प्रश्न में। 5वां नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है, संशोधन में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग होता क्या है, पहले तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में या शुरुआत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा, अगर उपसर्ग आता है तो आप कमेंट सेशन में अपना आंसर दे सकते हैं कि संशोधन में उपसर्ग कौन सा है। 4 विकल्पों में से सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कौन सा है, 6 नंबर है। दोस्तों, इसमें कह रहा तोता डाली पर बैठा है, तोता डाली पर बैठा है, ऐसा ये वाक्य है। और इसमें कह रहा वाक्य में कौन सा कारक है। तो तोता डाली पर बैठा है, यहाँ पर जो पर उपसर्ग है ये कौन सा कारक होगा। तो छठे पे राइट आंसर आप करोगे अधिकरण कारक होगा। कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण। अधिकरण में प्रसर्ग क्या होते हैं भाई, 2 कारक चिन्ह होते हैं, एक में और पर होता है। तो यहाँ पर हमको पर मिल रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 7 नंबर। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जरूर दिया करें, ठीक है। अच्छा, 7 नंबर पे कह रहा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है दोस्तों, 7वें में ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया, संध्या। संध्या एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है, बाकी यहाँ पर जो है वो पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 8वां नंबर है, कह रहा है चिड़िया। जिस प्रकार के आपको हम यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसा प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसी प्रकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा ही प्रश्न आपको पत्र देखने को मिलता है एंट्रेंस एग्जाम में। बीएड में आप जितने अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे उतनी अच्छी रैंक आएगी, और जितनी अच्छी रैंक होगी तो अब उतने ही अच्छे मतलब आपके जो है चांस रहते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल पाएगी, या फिर अगर प्राइवेट कॉलेज में भी सीट
लेना चाहते हैं तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपको सीट मिल पाएगी और आपके पास में मिल पाएगी, मतलब जो आपके आसपास का बढ़िया कॉलेज होगा वहाँ पर से आप सीट लेकर के बीएड अच्छे से कर सकते हैं। 8वें नंबर पर राइट आंसर आपका क्या हो जाता है भैया, चिड़िया। शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है, चिड़िया होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टॉपिक ध्यान रखिएगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है अनंत शब्द में अनंत शब्द का संधि विच्छेद करिएगा, क्या होगा। तो 9वें पे राइट आंसर हो जाता है अन धन अंत, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर संधि कौन सी है दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे दुष्प्रकृति। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा भाई, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे दुष्प्रकृति। दोस्तों यहाँ पर ना ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे नीलगाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीलगाय में कौन सा समास है। नीलगाय में दोस्तों कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। नीलगाय में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 12 नंबर है दोस्तों। आपको टॉपिक वाइज भी यहाँ पर वीडियोस मिलेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा लेनी होगी और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा, जिससे कि जो भी न्यू वीडियोज़ आए, न्यू लाइव सेशन हो, उनका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। 12 पे कह रहा है त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पे क्या है भाई, 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। 13 पे ऑप्शन नंबर आप करेंगे पराजय। पराजय में उपसर्ग है, पराजय में उपसर्ग है, क्या है, परा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन 14 है, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। चलिए बताएंगे, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए अगर आपको आता है। चलिए देखिएगा, आशीर्वाद करेंगे, आशीर्वाद यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये मत करिएगा गलत हो जाएगा, आशीर्वाद मैं इसकी बात कर रहा हूँ। चलिए सी नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 15 नंबर है, इसमें कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गए, ये तो गलत है, पढ़ने में ही समझ में आ रहा है, व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है। मेरा प्राण निकल गया, ये भी गलत है। मेरी प्राण, ये भी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मेरे प्राण निकल गए। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो अब हवा का पर्यायवाची कौन कौन सा इसमें है, अनिल है, मारुत है और पवन है। अनल किसका होता है दोस्तों, अनल आग का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अनल जो है आग का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अमीय यहाँ पे दिया गया है, जो कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अरविंद, सरसेज और सतल्द ये कमल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अमीय नहीं होगा, अमीय किसका है, ये अमृत का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, अनभिज्ञ है। 18 नंबर पे अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों, अनभिज्ञ के लिए विलोम आप करोगे अभिज्ञ, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 19 नंबर है, समष्टि का विलोमार्थी शब्द कौन सा है। समष्टि का विलोमार्थी शब्द कौन सा है 19 पे। ऑप्शन नंबर बी करेंगे व्यष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पे 20 नंबर है। 20 में यहाँ पर क्या कह रहा है, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द क्या है। अपूर्व दिया है, अद्वितीय है, अभूतपूर्व है, इनमें से कोई नहीं। तो 20 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट कर लेना होगा, जो कि है अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 21 इस पे आ जाएंगे, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जितेंद्रिय, जलचर, अजेय, जिज्ञासु। तो 21 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप करेंगे डी यानी जिज्ञासु, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर है। पूछा जा रहा है कि बताइए घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट्स में अपना रिप्लाई देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसलिए ये एक मॉडल पेपर करवा दे रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो मैं बुक्स बताऊँगा उनसे उन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ करके अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर मिलते रहेंगे टाइम से, और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट की भी सुविधा है, तो वो भी आपको दिया जाएगा बिल्कुल फ्री। 22 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करिएगा। जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, मतलब घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, इसका
ये अर्थ हो जाएगा। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल पाए और हम आपके लिए और मेहनत इस प्रकार से कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 23 नंबर है, कह रहा है चैन की बंसी बजाना, इसका अर्थ क्या होगा। दोस्तों चैन की बंसी बजाना अर्थ क्या करोगे भाई, मौज करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 24 नंबर है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 24 दोस्तों ये जो है ना काव्य भाषा, ध्यान रखिए ब्रजभाषा किस रूप में सबसे प्रसिद्ध है, काव्य भाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है ना 25 नंबर, कह रहा सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्याम सुंदर दास ने सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है छा वर्ण किसके योग से बना है। तो दोस्तों का धन शाह षटकोण वाले के योग से बना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या भाई 27 नंबर है। 27 में कह रहा है चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। दोस्तों 27 पे ऑप्शन नंबर ए करेंगे तालु, उच्चारण स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पर जुगुप्सा, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। 28 पर राइट आंसर करेंगे वीभत्स रस से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 29 नंबर है। प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प का चुनिए, सही विकल्प को चुनिए। हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं इसके लिए सही रस कौन सा होगा। करुण रौद्र संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार। 29 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वियोग श्रृंगार रस हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर है। पथ भ्रष्ट समास चिन्हित कीजिए। इसमें समास कौन सा है, पथ भ्रष्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप करेंगे पथ से भ्रष्ट, यानी से आ रहा है ना, हाँ तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कामायनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें पूछा जा रहा है, बताइएगा कि इन पंक्ति में अलंकार कौन सा है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी सी सुंदर, वह संध्या सुंदर परीसी। धीरे धीरे धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो 32 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे, मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे 33 नंबर है, कह रहा है ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। 33 पे राइट आंसर करेंगे उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। 34 नंबर है, कह रहा है यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है। जो ये दिया गया है वाक्य, इसमें कह रहा है कि संयुक्त वाक्य में परिवर्तित अगर इसको किया जाता है तो सही वाक्य क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले ही बन जाएगा वह पंडित है किंतु हठी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, कह रहा है निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। जैसे यहाँ मच्छरदानी दिया गया है 35 में, तो राइट क्या हो जाएगा, दानी। ये क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, किसी भी शब्द के आखिरी या अंत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ परिवर्तित करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। 36 में कह रहा सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत्य धन आग्रह। ऑप्शन नंबर 36 में हो जाता है डी, सत्य धन आग्रह। ऑप्शन नंबर डी। अगर संधि की बात की जाए तो यहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें तिलक है, तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज संकर। तो 37 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तत्सम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भैया फूल का तत्सम रूप क्या है। फूल का जो है ना तत्सम रूप क्या है, तत्सम बोले तो संस्कृत में फूल को क्या कहते हैं, तो पुष्प कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे यहाँ पे 38 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर पूछा गया 39 पे, कह रहा है कि उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का खाली जगह स्वयं में बड़ा काम है। तो यहाँ पर 39 पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, आयोजन।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 40 नंबर है, कह रहा है कोई आ रहा है वाक्य में, जो कोई है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। अगर कोई की बात की जाए तो ये एक निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ना ही ये निजवाचक है, ठीक है। संबंधवाचक है क्या? बिल्कुल नहीं, ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो 40 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है यहाँ पर 41 पे आएंगे। 41 में आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। 41 पे राइट आंसर आपका ना डी करेक्ट हो जाता है, गुणवाचक, ठीक है। चलिए यहाँ पर आएंगे 42 से 43 तक। 42 से 43 तक इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में या र, ल और व संख्या दी गई है। तो कह रहा है ये चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। तो यहाँ पर बताएंगे भैया, समझ ही गए होंगे क्या मैंने आपको बताया है कि ये और ये वाक्यांश तो निश्चित है, लेकिन इनको आपको क्रम से लगाना है या अलावा को, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आत्मरक्षा, फिर इसके बाद में जब आप मिलान करते हैं तो कुल मिलाकर के आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यह निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से ही है, 43 नंबर, इसको भी ऐसे ही करेंगे। सामाजिक जीवन में क्या करेंगे? सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, क्लियर है। उसके बाद में यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए पूछा गया है भाव युक्त शुद्ध अनुवाद क्या है। तो आई वॉज ओवरजॉयड, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? राइट आंसर 44 में ऑप्शन नंबर सी करेंगे, मेरा दिल बाग बाग हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 45 नंबर है, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, या विस्मयादिबोधक वाक्य कह सकते हैं वाचक वाक्य, और इच्छावाचक निषेधवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर ना ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो ये कैसा, ये एक देखा जाए या समझा जाए तो इच्छा से निकलने वाला वाक्य होता है, तो इच्छावाचक वाक्य कहेंगे इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, अच्छे से आपको दिखना चाहिए। दोस्तों सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन भी मिल पाए और हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिल पाए। दोस्तों 46 पे क्या रहा है, तो पर वारे उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कहवे उर्वशी समान। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो 46 में ऑप्शन नंबर ए करेंगे, यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे यहाँ पर 47 है। 47 में पूछा गया है, जी ही सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण शतन। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद होगा? दोहा, बरवे, सोरठा, रोला। निम्न में से राइट आंसर 47 पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है ना, बी सोरठा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 48 नंबर है। 48 में कह रहा है निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? निम्न में कौन मात्रिक छंद है? दोहा है, चौपाई है, रोला है, ये सभी। तो 48 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाता है, दोहा, रोला, चौपाई, ये सभी मात्रिक छंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये देखिए आपका आखिरी क्वेश्चन आने वाला है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये बिल्कुल तरीका है, ऐसे ही आपका पेपर आपको मिलेगा एग्ज़ाम में, इन टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम। तो आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, बुक सारी अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ बुक ऐसी होती हैं जिसमें तरीका कुछ अच्छा दिया होता है, तो आपको सुविधा मिलती है उसको पढ़ने में, समझने में, ठीक है। लैंग्वेज अच्छी होती है,
कुछ बुक हैं उनमें लैंग्वेज नहीं समझ आती है या पढ़ते हो तो वो दिमाग में नहीं सेव हो पाती है, लेकिन कुछ बुक ऐसी होती हैं जिनमें लैंग्वेज अच्छी रहती है और आप उसको पढ़ते हैं तो एक बार में ही समझ जाते हैं कि क्या है ये। ठीक है, तो जो बुक बताने वाला हूँ उनको भी ध्यान से समझिएगा, और आपको लगता है कि आपके पास वो बुक है तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको उस बुक से कैसा एक्सपीरियंस मिला है। नीचे कैसी बुक है ये भी बताइएगा। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। ठीक है, भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, लेकिन भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये तो सही नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर ये कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो भक्तिकालीन कवि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास है, लेकिन बिहारी भक्तिकालीन कवि में शामिल नहीं है। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्न पत्र आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए बुक की बात करेंगे तो ये बहुत ही पॉपुलर बुक है, आदित्य प्रकाशन की है, और ये एक संपूर्ण हिंदी व्याकरण का ज्ञान कराती है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो अच्छी खासी बुक है, इसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत ही देखिए रेटिंग भी इसकी अच्छी है, 4.5 रेटिंग है। ठीक है, और कुछ खास बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, आदित्य पब्लिक प्रकाशन की है, आदित्य पब्लिकेशन की। ठीक है, तो ये बीएड के एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट बुक होगी, और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे ARO हो गया, ठीक है ना, UPSI की बात हो गई, या फिर UP टेट, CTET, सभी के लिए बड़े, क्योंकि आप बीएड करने जा रहे हो तो आगे इसका भी भाई, अब बीएड आपने कर लिया तो बीएड के बाद आप UP टेट, CTET की तैयारी करेंगे ना, तो इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद आते हैं कि अभी के लिए अगर आपको बुक कोई चाहिए और सफिशिएंट बुक चाहिए कि बीएड की और अन्य एग्जामों की अच्छी तैयारी हो सके, तो ल्यूसेंट की बुक आती है सामान्य हिंदी की। ठीक है, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है, ज़्यादा महंगी नहीं है, इसका भी रेटिंग जो है ना 4.5 है। ठीक है, आप देख रहे होंगे सामने, क्लियर है। अच्छा, अगर आपके पास बुक है तो भाई कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि बुक कैसी है। और एक और है जो कि ल्यूसेंट की है, संपूर्ण हिंदी व्याकरण, और इसमें रचनाओं संबंधी प्रश्न भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सामान्य हिंदी जो ल्यूसेंट वाली है उससे थोड़ी सी महंगी होगी, बाकी रेटिंग इसकी भी अच्छी। एक बुक और है जो कि ये भी बढ़िया बुक है, सामान्य हिंदी की है। ये बुक है यूनिवर्सल बुक। ठीक है, मतलब ये राजपाल सिंह की है इनके द्वारा, तो ये भी एक अच्छी बुक है। ठीक है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की है ये, तो इसका भी देखिए रेटिंग यहाँ पर ठीक है 4.5 है। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि बीएड, UPP, UP टेट, CTET है ना, सभी एग्ज़ामों के लिए सफिशिएंट बुक होगी है, तो ये भी एक अच्छी खासी बुक है। तो ये बुकें आपके सामने थी, मैंने यहाँ पर देखिए आपको ये जो है ना एक सफिशिएंट बुक है जिससे आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। बाकी बुकें सारी अच्छी होती हैं, अगर आपके पास हैं बुक है कोई हिंदी की तो पैसा वैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उस बुक को ही अच्छे से आप पढ़िए। बाकी आपको यहाँ पर हम प्रैक्टिस और PDF वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे, तो उससे आपको नॉलेज अच्छा खासा हो जाएगा और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं, अपना ख्याल रखें और वीडियो को जाते जाते शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।